हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य शिक्षा के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में बात किया था कि ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशंस क्या होते हैं। दो वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना हो तो आप उसमें ग्राफिकल मेथड का यूज करके कैसे ऐड कर सकते हो, ये हमने अपने पिछले वीडियो में बात कर लिया था इसके बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि आप एनालिटिकल मेथड से वेक्टर का एडिशंस कैसे करते हो। ठीक है, एनालिटिकल मेथड से आप वेक्टर्स का एडिशंस कैसे करेंगे। तो बात है कि एनालिटिकल मेथड, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एनालिटिकल मेथड में हमको केवल फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, इस मेथड में हमको केवल क्या मिलेगा, फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूले कैसे आएंगे, कब आएंगे, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहा कि थोड़ा पिछले का पीछे में दोहरा लेंगे। तो पहले क्या था कि जैसे अगर आपके पास दो वेक्टर्स है ए और एक वेक्टर दूसरा है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे रखा गया है वेक्टर बी, तो इन दोनों को अगर ऐड करना हो तो अगर पैरेललोग्राम यूज करते हो तो ऐड करने के लिए ये वेक्टर ए, ये इसका वेक्टर बी और इसका पैरेललोग्राम बनाते थे। पैरेललोग्राम बना के इसको ऐड करते थे और ये इसका रिजल्टेंट होता है। दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल होता था वो थीटा और मैग्नीट्यूड से ए पर एंगल होता है वो ए अल्फा। ठीक है, ये हमारे एंगल्स थे और ये हमने एडिशंस किया था और एडिशंस में हमको मिला क्या था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर आर। ठीक है, ये हमको मिला था, हमने अपने पिछले लेक्चर में इतना सब कवर किया था। ठीक है, और आज के लेक्चर में बस देखेंगे कि ये अगर आप ग्राफिकल मेथड का यूज ना करते हो, एनालिटिकल मेथड का यूज करते हो तो वेक्टर का एडिशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ठीक इसको उतारे यहाँ पे एकदम सेम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ठीक है, दो वेक्टर्स हमारे पास है ए और बी। इन दोनों वेक्टर्स को अगर थीटा कोण पे रखा गया है और इनके बीच के मैग्नीट्यूड से अगर ए साइड से वो अल्फा एंगल बनाता है, तो अब इसके फॉर्मूले को निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालना किसका, हमको मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अगर हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट निकालना, अगर हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना फॉर्मूले के हिसाब से, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखना। सबसे पहले यही वेक्टर्स लेके चलेंगे हम लोग। तो इस वेक्टर्स को लेके चलेंगे कि दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, तो क्या करना, इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना। वेक्टर ए को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही वेक्टर ए को आगे बढ़ाओगे तो इसे मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पे एम। ठीक है, इस एम पॉइंट से हमने वेक्टर ए को थोड़ा आगे बढ़ाया। अब जैसे ही वेक्टर ए को आगे बढ़ाओगे, अगर ये वाला पूरा एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी कितना होगा, थीटा एंगल। अगर ये पूरा एंगल क्या है, थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा हमारा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे क्या करना, इस वेक्टर के सिर से एक लंब डालना, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना। ठीक है, इस वाली लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन से खींचना और जो लाइन खींचेंगे, मान लेते हैं कि ऊपर वाला पॉइंट एन है और नीचे वाला पॉइंट पी है। ठीक है, इस पी पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा। अब ये एंगल थीटा है तो ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस वाले ट्रायंगल को उठा के इधर रखो। अगर उस वाले ट्रायंगल को उठा के लेके चलेंगे तो यही ट्रायंगल बनाया गया है ना, ये 90 पी एन और एम और ये एंगल थीटा है। ठीक है, एम पी एन। बाय द वे, अगर हमको ये साइड पता चल जाए, देखो अगर ट्रायंगल का ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड अगर बी है तो ये साइड बी बी होगा, ये वाली साइड, ये साइड ए है तो ऊपर वाली साइड भी ए होगा। ठीक है, अब अगर इस ट्रायंगल का एक साइड हमको ये पता है, अगर ये साइड और ये साइड हमको पता चल जाए तो ये पूरी साइड हम वापस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाली साइड तो ए है पहले से। तो ये साइड अगर हमको पता चल जाए तो ये पूरी साइड निकाल सकते हैं और इस साइड के हिसाब से हम ये वाली साइड अगर निकाल लें तो इस पूरे ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल में ओ एन बी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को एम एन पी को यहाँ पे बनाते हैं, एम एन पी को एज इट इज यहाँ पे बनाते हैं और ये एंगल थीटा है। तो करना क्या है हमको, इसमें बस आप cos थीटा अप्लाई करो। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस।
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और sin थीटा बराबर क्या होता है इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे अगर इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं तो cos थीटा बराबर देखो बेस क्या है इसका mp, इसका बेस क्या है mp, और हाइपोटेन्यूज क्या है mn, इसका हाइपोटेन्यूज mn। और देखो हाइपोटेन्यूज का मान दिया है, mn का वैल्यू हमको पता है b, mn की वैल्यू कितना है b, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं b। अब b पुट अप किया है तो इस b का अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा b cos थीटा, और ये आएगा किसके mp इज इक्वल b cos थीटा, mp इज इक्वल b cos थीटा। और साथ में ये साइन के लिए अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करते हो तो परपेंडिकुलर ये np, np अपॉन हाइपोटेन्यूज ये mn, b है। वापस से इस b का साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा np बराबर np इज इक्वल b sin थीटा। क्लियर है ना, np इज इक्वल b sin थीटा। मतलब ये वाली साइड हमको मिल गई b sin थीटा और ये वाली साइड मिल गई हमको b cos थीटा। तो अगर ये वाली साइड b sin थीटा है, ये वाली साइड b cos थीटा है और ये साइड ऑलरेडी है a, तो इस पूरी साइड को निकाल सकते हैं। इस पूरी साइड को निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो तो a प्लस बी cos थीटा ये हमारी पूरी साइड हो जाएगी, ये पूरी साइड हो गई a प्लस बी cos थीटा। मतलब OP इज इक्वल बी सॉरी a प्लस बी cos थीटा, ये OP इज इक्वल मिला। ठीक है ना। अब क्या करना, अब इसमें इस ट्रायंगल में ONP में जो ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ONP में, ठीक है, अगर ONP में चलते हो तो ONP को बनाओ तो ONP क्या है ONP यही है। तो ONP में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो तो पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो मिलेगा हमको r का स्क्वायर, या फिर ऐसा भी कर सकते हो ON का स्क्वायर बराबर NP का स्क्वायर, NP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, OP का स्क्वायर। अब ON की जगह पे क्या रख सकते हो R का स्क्वायर इज इक्वल R की, इसके बाद NP का वैल्यू कितना निकाला हमने NP इज इक्वल B sin थीटा, तो B sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस OP का वैल्यू हमने कितना निकाला A प्लस B cos थीटा, वैल्यू पुट अप किया और सॉल्व करो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए का करेंगे तो ए स्क्वायर, को ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अब आगे ध्यान से देखो, ये b cos स्क्वायर थीटा और b sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों से b कॉमन कर सकते हो और a स्क्वायर इधर है तो सबसे पहले a स्क्वायर को पास में लिख लो, बस करके इन दोनों से b cos स्क्वायर कॉमन करोगे तो मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आगे ये बच रहा है 2ab cos थीटा। ठीक है इतना। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और b स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो उनको मिलेगा b, तो आर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और हल करोगे इसको तो आर इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आर इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक बार फिर से देखना हमने क्या किया, सबसे पहले दो वेक्टर्स लेंगे, दोनों वेक्टर्स को अगर दोनों वेक्टर्स थीटा एंगल पे रखे गए हैं तो दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम से यूज करके उन्हें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करना है, इस m को या a साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और n से ऊपर एक लंब डालेंगे, इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब लाइन खींचने के बाद हमारा एक ट्रायंगल बनता है MNP, ये ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल के सहायता से हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को नहीं बनाया तो ये साइड हमको दिया गया था B,
हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में cos थीटा और sin थीटा अप्लाई किया और cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यूज किया, ये साइड आपको पता नहीं कि तो बेस की जगह पे एमपी, एमपी इज इक्वल एमपी अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बी, तो एमपी अपॉन बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एमपी इज इक्वल बी cos थीटा और sin थीटा के लिए यूज करेंगे तो पी या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, एनपी, एनपी अपॉन हाइपोटेन्यूज पी, तो एनपी अपॉन पी, तो एनपी इज इक्वल बी sin थीटा। आगे ओपी, इधर हमने वैल्यू रखा बी cos थीटा बी sin थीटा मिल गया हमको, तो इधर मान रखा बी का बी sin थीटा और इसकी जगह पे बी cos थीटा। ये मान हमको पहले से पता था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको ये पूरी लंबाई मिल जाएगी, पूरा डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, ए और बी cos थीटा को ऐड कर दिया। ए और बी cos थीटा को ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखो ये OP इज इक्वल मिल गया हमको a प्लस बी cos थीटा। अब उसके बाद इन ट्रायंगल ONP, इन ट्रायंगल ONP, इस पूरी ट्रायंगल में हमने क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम। इस पूरे ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो मिलेगा ON का स्क्वायर इज इक्वल NP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ON का स्क्वायर इज इक्वल NP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, आगे NP का वैल्यू हमको पता है, NP की वैल्यू b sin थीटा, तो NP की जगह पे b sin थीटा रखा, उसका होल स्क्वायर प्लस OP का वैल्यू हमने निकाला था a प्लस b cos थीटा, तो a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। आगे b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर, sin का स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर थीटा। आगे a प्लस b का अगर होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये a स्क्वायर को हमने पहले कर दिया, उसके बाद इन दोनों को साथ लाए, तो दोनों में से b स्क्वायर कॉमन था तो b स्क्वायर कॉमन किया, बचा हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बाकी ये 2ab cos थीटा अपनी जगह पे। आगे इसका वैल्यू 1 होता है तो इसकी जगह पे बचेगा केवल a स्क्वायर और ये 2ab cos थीटा, और r से स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट पे चला जाएगा, तो r इज इक्वल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमको मिलता है। और यही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, और अगर इसका एंगल निकालना हो, इसी का एंगल निकालना हो तो इसी ट्रायंगल में अप्लाई करना tan थीटा। ठीक है, इसी ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल हमको मिलेगा tan, देखो ये अल्फा एंगल बना रहा है पे, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा। ठीक है, अब अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो ये वाला ट्रायंगल लेके चलना, ONP का ट्रायंगल लेके चलना, ये ट्रायंगल ONP का है, हाँ ONP का, तो ONP वाले ट्रायंगल में ये अल्फा है हमारा, ONP का ये अल्फा है। ठीक है, तो ये साइड b sin थीटा और ये साइड a प्लस b cos थीटा। ठीक है, और ये साइड r है। तो आगे अगर इसमें tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan के लिए sin के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो tan के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या है, इसका परपेंडिकुलर NP, बेस क्या है इसका OP, तो वैल्यू रखेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल, NP का वैल्यू कितना है, NP का वैल्यू b sin थीटा, b sin थीटा अपॉन OP का वैल्यू कितना है a प्लस b cos थीटा। ये मिलता है हमको इसका डायरेक्शन, इसका एंगल, या फिर इसको डायरेक्शन भी बोल सकते हो कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स b b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी। ठीक है, तो दोनों में से कोई सी एक साइड को, दोनों सही। ठीक है, तो ये होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसे नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसके स्पेशल केस की बात करते हैं, स्पेशल केस। ठीक है, अगर इसके स्पेशल केस की बात करें तो सबसे पहला केस होता है कि अगर जो वेक्टर्स हमने बनाया था, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, इनके बीच क्या एंगल देना था, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, थीटा बराबर, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है, पहला केस ये होता है कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री कब होगा, जब ये वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं, जब वेक्टर a और वेक्टर b दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो हमको थीटा बराबर 0 मिलता है। ठीक है,
अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में हो और थीटा बराबर हमको 0 डिग्री दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा रिजल्टेंट का। तब अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो r इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू 1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है a प्लस b का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो मिलेगा a प्लस b ये r बराबर r इज इक्वल a प्लस b। ये होता है मैक्सिमम, ये होता है मैक्सिमम रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैक्सिमम इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट a प्लस b। ठीक है, तो कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है, दो वेक्टर्स आपके पास हैं तो उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा जब दोनों वेक्टर्स 0 डिग्री के एंगल पे, जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो और उनका एंगल जो हो 0 डिग्री हो तो दोनों वेक्टर्स को कहते हैं या फिर उसका रिजल्टेंट बोलते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम है और उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है a प्लस b। ठीक है, इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं तो आगे इसका दूसरा स्पेशल केस ये होता है कि पहला तो 0 डिग्री हो गया, दूसरा हो सकता है 180 भी चला जाए। अब 180 का मतलब होता है कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाए, ये दोनों वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो आपको थीटा इज इक्वल मिलेगा 180 डिग्री और 180 डिग्री पे अगर निकालोगे रिजल्टेंट तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 और cos 180 होता है -1 है ना, cos 180 का वैल्यू होता है -1। cos 180 का वैल्यू अगर रखोगे तो r इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -1 से प्लस में गुणा करोगे कितना मिला माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर बाहर करोगे तो हमको मिलेगा a माइनस बी r इज इक्वल a माइनस बी। और इस केस में हम लोग बोलते हैं देखो cos का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 0 डिग्री पे 1 होता है और सबसे मिनिमम वैल्यू 180 डिग्री पे -1। तो इसका भी रिजल्टेंट का जो मिनिमम होगा वो मिलेगा आपको a माइनस बी। रिजल्टेंट का आपको मिनिमम मिलेगा a माइनस बी 180 डिग्री पे। ठीक है, अगर रिजल्टेंट का पूछे कि दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब होता है तो मैक्सिमम वैल्यू होता है 0 डिग्री पे और जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना मिलता है मैक्सिमम के लिए a प्लस बी, ये मैक्सिमम के लिए होता है। ठीक है, 0 डिग्री पे मैक्सिमम और 180 डिग्री पे इसका मिनिमम मिलता है, मिनिमम का वैल्यू होता है a माइनस बी। और मिनिमम के लिए a माइनस बी, a माइनस बी मिलता है 180 डिग्री के लिए और a प्लस बी मिलता है 0 डिग्री के लिए। ठीक है, ये आगे नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसका एक केस और हो सकता है, तीसरा केस, केस नंबर थर्ड केस क्या हो सकता है कि जो थीटा है हमारा वो 90 डिग्री पे हो। थीटा का वैल्यू जो 90 डिग्री मतलब जो दोनों वेक्टर्स हैं हमारे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे हो तब उनका अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो r इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो 0 के लिए निकालोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये cos 90 का 0 वैल्यू होता है तो इसकी जगह पे खत्म कर दो है ना 0। तो ये मिलता है r इज इक्वल और इसको बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, r इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 90 डिग्री पे। अब चाहो तो इसे आप ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हो, इतना ही रहेगा। ग्राफिकल मेथड से निकालने के लिए बेटा देखो ये ए और बी दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स पे पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ, पैरेललोग्राम बना के इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बनाओ, ये रिजल्टेंट वेक्टर r। ठीक है इतना। अब इस दोनों रिजल्टेंट को देखो तो ये 90 डिग्री पे था और 90 डिग्री के लिए ये अगर ये साइड भी है तो ये साइड भी कितना होगा b, ये साइड a है तो ये साइड भी कितना होगा a। हो गया इतना क्लियर। अब दोनों वेक्टर्स को देखो
अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो तो इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो तो वापस से तो वेक्टर r का स्क्वायर इज इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर। ये हमको मिलेगा वापस से r स्क्वायर इज इक्वल a प्लस b या r इज इक्वल अंडर रूट a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमको मिलता है। ठीक है ना। तो अब चाहो तो ग्राफिकल मेथड से भी 90 केवल 90 डिग्री के लिए, बाकी 0 और 180 के लिए नहीं, 90 डिग्री के लिए चाहो तो ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हो और फॉर्मूले से यूज करोगे तो भी सेम चीज, दोनों का वैल्यू सेम आता है। ठीक है, ये था इसका स्पेशल केस। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसका डायरेक्शन जो होता है tan अल्फा इज इक्वल b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, ये इसका डायरेक्शन होता है। और 0 डिग्री पे r मैक्सिमम a प्लस b होता है, 180 डिग्री पे r मिनिमम 1 a माइनस b होता है। ठीक है, ये याद रखना, इसके नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आगे एक क्वेश्चन है, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b इज इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब ध्यान देना, ये दोनों चीज अलग लिखी गई है, सेम चीज नहीं है, हालांकि दोनों का एडिशन है, एडिशन तो है, और दोनों चीज डिफरेंट है, दोनों चीजें डिफरेंट है, तो ये ध्यान देना बात। अब ये कहना क्या चाहता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ये देखो, वेक्टर a प्लस b का मॉड लगाया है और ये सिंगल वेक्टर्स का मॉड है, ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करके मॉड लगाया है और ये दोनों सिंगल वेक्टर्स के मॉड है। ठीक है, अब सिंगल वेक्टर्स के मॉड है और ये डबल वेक्टर्स का मॉड है, मतलब पहले तो क्या किया, दोनों वेक्टर्स को ऐड किया। सबसे पहले उसने दो वेक्टर्स लिया होगा, दोनों वेक्टर्स को ऐड किया। अब अगर दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो क्या मिलता है हमको, रिजल्टेंट। अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वो क्या मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है ना। तो दो वेक्टर्स को सबसे पहले मिलेगा रिजल्टेंट। अब देखो, इसकी जगह पे ये हो सकता है कि मॉड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये दिया गया हमको। अब कह रहा है कि ये जो मॉड ऑफ वेक्टर r है ये इज इक्वल है मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b के इक्वल। अब इन दोनों के बीच के एंगल को फाइंड आउट करना है। अब एंगल को फाइंड आउट करने के लिए ये देखो, तो मॉड है ना, मॉड से अगर इसको बाहर निकाल दे तो क्या मिलेगा, केवल और केवल r। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो r मिलेगा। अब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो a, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो b मिलेगा। तो ऐड अगर करोगे तो r इज इक्वल a प्लस b। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे r इज इक्वल मिलेगा a प्लस b। अब r इज इक्वल a प्लस b कब होता है, जब r हमारा मैक्सिमम हो, जब r हमारा मैक्सिमम होता है तब हमको मिलता है a प्लस b। मैक्सिमम r के लिए हमको मिलता है a प्लस b। और मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री की एंगल पे r मैक्सिमम होता है और मिलता है रिजल्टेंट a प्लस b। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सीधा सीधा 0 डिग्री। मतलब कि अगर मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b इज इक्वल है मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b के, तो उसके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ये था हमारा क्वेश्चन और ये इसका आंसर। ठीक है, नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आगे दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इफ टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन act at a point which is shown in figure, now find the resultant। फिगर बना लेते हैं एक बार इसका, ये इसका फिगर दिया गया है। ये इसका फिगर दिया गया है कि नाउ शोन इन द फिगर, नाउ फाइंड द रिजल्टेंट। ये फिगर है कि वेक्टर a और वेक्टर b 60 डिग्री के एंगल पे रखे गए हैं, तो उसका रिजल्टेंट निकालिए। ठीक है, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हो, कह रहा है कि टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन। सबसे पहले लेट करते हैं कि F1 इज इक्वल होगा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, और F2 इज इक्वल होगा भी 20 न्यूटन। दोनों का जो फोर्सेस दिया गया है वो क्या है, सेम है, 20 न्यूटन इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है 20 न्यूटन। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो एंगल दिया है दोनों का 60 डिग्री। अगर दोनों का एंगल दिया है तो अप्लाई कर सकते हो r इज इक्वल रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 60 डिग्री। ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, cos 60 मान के चलो आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आगे वैल्यू पुट करूँ तो f1 का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 20 20 और cos 60, ठीक ये होगा। आगे 20 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 20 का स्क्वायर, तो हमको मिलेगा 400 प्लस 400 प्लस 2, देखो 20 का 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 400 मिलेगा, 2 इंटू 400 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो अगर 2 से देखो 2 कट जाएगा, एडिशन करो तो 4 4 8 और 4 12, तो 1200 ये मिलेगा हमको। 1200 को ऐसा लिख सकते हो 4 इंटू 300, 4 इंटू 300, या फिर ऐसा कर लो 400 इंटू 3, 400 इंटू 3, और अगर बाहर निकालोगे तो मिलेगा 20√3, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 20√3। और अगर इसके साथ साथ अगर इसका डायरेक्शन भी निकालना हो तो tan अल्फा बराबर अगर यूज करेंगे तो कितना देगा आपको, tan अल्फा बराबर क्या होता है b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा, ये होता है। तो b की जगह पे देखो क्या रख सकते हो 20 न्यूटन, 20 इंटू साइन 60 अपान 20 प्लस 20 इंटू cos 60, और cos 60 1/2 ध्यान रखना, और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये √3/2 और इसका 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से काटोगे तो 10 और ये 2 से काटोगे तो 10, तो ऊपर वाला आएगा 10√3 अपान 20 में 10 ऐड करोगे तो 30, और ये काटोगे तो मिलेगा 3, तो हमको मिलेगा इधर देखो tan अल्फा इज इक्वल √3/3, tan अल्फा इज इक्वल √3/3। अब दोनों का अगर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/√3 ये मिलेगा, 3 से 3 कटेगा तो मिलेगा 1/√3, tan अल्फा इज इक्वल 1/√3, और tan अल्फा का 1/√3 कब आएगा जब अल्फा इज इक्वल 30 डिग्री हो, जब अल्फा 30 डिग्री हो तो tan अल्फा बराबर 1/√3 ये मिलता है। तो अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो केवल रिजल्टेंट 20√3, और इसका अगर डायरेक्शन निकालना हो तो अल्फा इज इक्वल 30 डिग्री, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का, तो नोट करिए। आगे क्वेश्चन है कि टू फोर्सेस व्हिच मैग्नीट्यूड आर इन द इन द रेशियो 3:5 give a resultant of 20 newton if the angle their inclination of 60 degree, find the magnitude of each forces। कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स का रेशियो दिया गया है 3 और 5, तो फोर्सेस हैं, फोर्सेस का रेशियो दिया गया है 3 और 5। लेफ्ट करते हैं कि दो फोर्सेस हैं F1 और F2, दोनों का रेशियो दिया गया हमको 3 और 5। कह रहा है कि दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 20 है, तो रिजल्टेंट जो दिया है हमको 20 न्यूटन दिया है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि एंगल देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, दोनों जहाँ पे ऐड होते हैं वहाँ पे एंगल जो होता है वो 60 डिग्री दिया है। तो आगे कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस, तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसे लेट करते हैं कि F1 इज इक्वल 3x और F2 इज इक्वल 5x, से तो पहले का जानते हैं लोग, है ना, सिंपल है। तो अब आगे अगर r इज इक्वल निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमको F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। आगे रूट F1 का वैल्यू रखोगे तो 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 गया। आगे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9x का स्क्वायर प्लस 25x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 15x स्क्वायर, सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 25 में 15 ऐड करोगे तो 50 30 40, 40 में 9 ऐड करोगे तो 49x स्क्वायर, और रूट से बाहर निकालोगे तो 7x, r इज इक्वल 7x, ठीक है। और r की वैल्यू को पहले से पता है 20 न्यूटन, तो अगर r की वैल्यू रखते हो 20 इज इक्वल 7x, तो x इज इक्वल 28 दिया हो, सॉरी ये 28 है ना, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना, ये 28 न्यूटन है, ठीक है। अगर ये 28 करते हो तो x इज इक्वल 28/7, काटोगे तो मिलेगा हमको 4, अगर 20 करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो वैल्यू इतना अच्छे से नहीं आता, तो 4 x इज इक्वल हमको क्या मिलेगा 4, तो हमने F1 बराबर क्या माना था 3x, तो 3 × 4 इज इक्वल 12,
और 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, क्लियर। ये F1 इज इक्वल 12 न्यूटन और F2 इज इक्वल 20 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को घर से सॉल्व कीजिएगा, या फिर क्वेश्चंस के अगर आंसर्स आ जाएं तो आंसर्स को कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये क्वेश्चंस का आंसर नोट करिए। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 विद 9, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। कह रहा है कि दो वेक्टर से आपके दो फोर्सेस हैं, दोनों एक्ट कर रहे हैं कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है 18 न्यूटन है, ऐड करने में मैग्नीट्यूड 18 न्यूटन है, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कह रहा है कि 12 न्यूटन है विद 90 डिग्री एट स्मॉलर फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड फोर्सेस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग करिएगा, और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा था, उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसे जाके पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, तभी जाकर आपको ये आगे वाला समझ में आएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।